नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों, हम आज तरबूज और खरबूज ये जो दो फसल है, उन दो फसलों के बारे में सब डिटेल जानकारी लेने वाले हैं, प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक। दोस्तों, एक उदाहरण समझ लेते हैं। गन्ने की खेती हर किसान को मालूम है। गन्ने की खेती का ड्यूरेशन देखा जाए तो कम से कम 9, 10, 11 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीनों तक। लेकिन उत्पादन जो है वो 70 और 80 टन प्रति एकड़। ज़्यादा से मैंने कई किसान ऐसे देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 120 टन प्रति एकड़ से हिसाब से भी गन्ने का उत्पादन लेते हैं। पर जो ये दो फसल है, इन दो फसलों का उत्पादन जो है, तरबूज का देखा जाए तो 2 महीनों में या 60 से 80 दिन तक इसका जो उत्पादन है वो 35 से 40 टन प्रति एकड़ है। और खरबूज का जो उत्पादन है वो 60 या 80 दिन में 15 से 25 टन प्रति एकड़। दोस्तों, इन दो फसलों के लिए फर्टिलाइजर भी उतने ही प्रॉपर होने चाहिए। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट लिया हो या स्प्रे मैनेजमेंट लिया हो या कोई जो हमारे प्रैक्टिसेस है वो उतने ही प्रॉपर होने चाहिए। अगर प्रैक्टिसेस प्रॉपर हो तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पहले जो पॉइंट रखा है, तरबूज या खरबूज का सही चुनाव। मिट्टी के हिसाब से दोस्तों, हमें तरबूज या खरबूज का सही सिलेक्शन कैसा करना है, हमने पहले पॉइंट में रखा है। जिस मिट्टी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छी हो, ढलांग वाली जमीन हो, उस मिट्टी में तरबूज का ड्रेनेज सिस्टम अच्छी हो, उस मिट्टी में तरबूज का जो उत्पादन है वो हमें अच्छा मिलता है। और जो मिट्टी नमी अच्छी तरह से पकड़ रही हो, उस मिट्टी में खरबूज का उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, पीएच। हर मिट्टी के लिए अलग अलग प्रकार का पीएच रहता है। जो सैंडी सॉइल है उसका पीएच अलग, क्ले सॉइल है उसका पीएच अलग, लोम सॉइल है उसका पीएच अलग, और साल्ट सॉइल जो है उसका पीएच अलग अलग तरह का रहता है। पर जो तरबूज के लिए हमें प्रॉपर जो पीएच है वो हमें चाहिए न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। मतलब हमारा जो पीएच है वो 7 रहना चाहिए, या 6.5 से 7 जो या 7.5 है। इस मिट्टी में हमें तरबूज है वो अच्छे ग्रो होते हैं। वैसे ही खरबूज के लिए अल्कलाइन पीएच, मतलब जिस मिट्टी का पीएच 7.5 से 9 तक है, उस मिट्टी में खरबूज की खेती अच्छी होती है। दोस्तों, हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या डिक्टेट करती है, हमारे मिट्टी में साल्ट कितना है और जो मिनरल है, मिनरल कितने हैं, मिनरल की मूवमेंट कैसी है, वो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से मालूम होता है। जिस मिट्टी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1.5 डेसीसाइमल पर मीटर है, वहां तरबूज अच्छे होते हैं। और जिस मिट्टी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1.5 है, वहां खरबूज अच्छे होते हैं। यानी कि मान लो, अगर किसी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, उस मिट्टी में आप अगर खरबूज का प्लानिंग कर रहे हो, तो वहां खरबूज का उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा तुलनात्मक तरबूज के उत्पादन से। जिस मिट्टी का, फिर से मैं कहता हूं, जिस मिट्टी की जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, मतलब पीएच है वो 7.5 के ऊपर है, वहां हमें खरबूज का प्लांटेशन करना चाहिए। वैसे ही पानी देखा जाए, पानी की विद्युतचयता, जो पानी की विद्युत इसी है वो अभी इसी की तरह है। देखो, खरबूज खेती करना सुरक्षित है, मतलब जहां इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अधिक है, जहां इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अधिक है, वहां खरबूज की खेती ग्रो करना अच्छा रहता है। जो आगे का पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर और पानी। तरबूज अधिक गर्मी के प्रति सहनशील है, मतलब जिस एरिया में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां हमें
तरबूज का प्लानिंग करना चाहिए। और गर्मी 40 के आसपास जाती है, देखो जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां प्लांटेशन करते समय हमें खरबूज का प्लांटेशन प्रॉपर करना चाहिए, वहां उस मिट्टी में और उस जगह हमें खरबूज का प्लांटेशन करना चाहिए। पानी की उपलब्धता, जो हमारा अगला पॉइंट है, पानी की उपलब्धता। जैसे देखो हर किसान के पास प्रॉपर पानी या प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम कम ज्यादा रहती है। जिस किसान के पास कम पानी है उस किसान को तरबूज का प्लानिंग करना जरूरी है, और जिस किसान के पास पानी थोड़ा बहुत ज्यादा है उस किसान को खरबूज का प्लांटेशन करना जरूरी है। जब साइज हमारे फसल में फलों की साइज बढ़ना चालू हो जाती है, दोनों ही फसल के लिए हमें इरिगेशन सिस्टम अच्छी रहनी चाहिए, जो हमारा पानी है वो अच्छा देना चाहिए, तभी हमें जो साइज के समय जो है उसकी साइज अच्छी मिलेगी, शेप अच्छा मिलेगा और कलर भी अंदर से फलों का अच्छा निकलेगा, ये जान लो। पोषक तत्व, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पोषक तत्व। दोस्तों हर मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू ही अलग अलग होती है, हर मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए जब हम तरबूज का प्लानिंग कर रहे हो तो वहां हमें कैल्शियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा हमारे मिट्टी में अच्छी रहनी चाहिए। अगर कैल्शियम कम है, जब अपने प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पर है, तो हमें ग्रो करते समय कैल्शियम ज्यादा देना चाहिए। अगर मिट्टी में कैल्शियम कम है तो आप फर्टिगेशन करते समय कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा दो। वैसे ही हमें तरबूज के खेती के लिए पोटैश भी अच्छी तरह से रहना चाहिए खेत में। अगर मिट्टी में पोटैश भी लेवल कम है तो हमें पोटैश भी ड्रिप के हिसाब से हमें देना चाहिए। खरबूज के जो फसल है, खरबूज की फसल के लिए अलग है, आपको पोटैश की मात्रा अच्छी तरह से रहनी चाहिए, और कैल्शियम और बोरान जो है हार्वेस्टिंग के पहले हमारे खरबूज के फलों के ऊपर नेट तैयार होती है, जाली तैयार होती है, वो जाली को प्रॉपर तैयार होने के लिए हमें कैल्शियम और बोरान की जरूरत बहुत ही ज्यादा रहती है, तब आपको ड्रिप एप्लीकेशन से कैल्शियम भी देना बहुत जरूरी है। दोस्तों तरबूज या खरबूज की बुआई की सही समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में बहुत सारे किसान प्लांटेशन का प्लानिंग करते हैं। अगर आप नवंबर महीने में प्लानिंग कर रहे हो तो हमें जो अपनी फसल है वो हार्वेस्टिंग के लिए 80 या 90 दिन में आती है, वो है जनवरी और फरवरी महीने में वो आती है हार्वेस्टिंग के लिए। अगर आप दिसंबर में प्लानिंग कर रहे हो तो फरवरी महीने में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। अगर आप जनवरी महीने में कर रहे हो तो फसल हार्वेस्टिंग के लिए मार्च महीने में आ जाती है। मार्च जो महीना है उस महीने में हमें जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि इस महीने में, जनवरी महीने में आप प्लांटेशन कर रहे हो तो हमारी जो ठंड है इस महीनों में कम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ उत्पादन भी अच्छा मिलता है। फरवरी महीने में आप अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है फसल की वो अप्रैल महीने में आ जाती है। आगे का जो हमारा जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, बेड प्रिपरेशन, हम उसे कहते हैं बेड प्लानिंग। किसी भी फसल का बेड प्लानिंग करते समय उससे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है लैंड प्रिपरेशन। दोस्तों लैंड प्रिपरेशन करते समय हमें डीप प्लगिंग पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद आप रोटावेटर का इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप जो बेड है वो प्लांटेशन या बेड जो है वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। बेड प्लानिंग करते समय जो दो बेडों का जो अंतर है वो हमें रखना है 4 फीट। बेड की जो हाइट है वो हमें रखनी है 1 से 1.5 फीट तक, यहां लिखा है 1 से 1.5 फीट। और जो लंबाई है वो हम ढलान के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हम ड्रिप प्लानिंग करते समय हमें जो मेन लाइन है, ड्रिप प्लानिंग करते समय जो हमारी मेन लाइन है
वो मेन लाइनिंग की दोनों की दूरी हमें रखनी है 150 फीट तक। 150 फीट तक हमें ये जो दूरी है ये मेन लाइनिंग की बीच में रखनी है। आप बेड की जो लंबाई है आप कितने भी दूर कर सकते हैं। आगे का जो हमारा जो है बेसल डोज। दोस्तों, बेसल डोज प्लानिंग करने से पहले हमारे मिट्टी में कौन से न्यूट्रिशन है ये हमें पहले जान लेना बहुत ही जरूरी है। इसके हिसाब से ही हमें बेसल डोज प्लान करना है। अब जो सभी मिट्टी के लिए अच्छा है वैसा हमने यहाँ जो बेसल डोज है वो प्लान किया है। आपको 14-35-14 की 2 बैग लेनी है। 10-26-26 की आपको लेनी है 1 बैग, या 9-24-24 की भी आप 1 बैग, और 8-21-21 की 1 बैग। इनमें से किसी में से भी एक ही बैग आपको जो बेसल डोज के लिए आपको लेनी है। उसके बाद आपको उसमें लेना है 4 kg तक एनपीके गोल्ड ग्रैन्यूल। एनपीके गोल्ड ग्रैन्यूल क्या है दोस्तों? हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन, हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन कभी कभार अवेलेबल रहता है, फॉस्फोरस भी रहता है और पोटैश भी रहता है, लेकिन वो जो एनपीके है वो कभी हमें न्यूट्रिशन रूट के द्वारा एब्सॉर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए हमें यहाँ एनपीके ग्रैन्यूल की जो है बेसल डोज में हमें लेना है। और उसके आगे है पंचम गोल्ड। पंचम गोल्ड आपको एकड़ के हिसाब से 10 या 25 किलो तक हमें पंचम गोल्ड लेना है। आगे है दोस्तों, बेसल डोज का आपका पूरा प्लानिंग हो गया। मल्चिंग पेपर, जो मल्चिंग पेपर है, देखो मल्चिंग पेपर लेते समय हमें मल्चिंग पेपर को कहाँ भी जो होल है वो पहले हमें नहीं लेने हैं। आप पूरे फील्ड को सैनिटाइज करने के लिए हमें पूरा जो बंद मल्चिंग पेपर आता है, जिसके बाद में हमें होल यहाँ प्लानिंग करने हैं। जो प्लानिंग है आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन जो पूरा मल्चिंग पेपर है वो पूरा क्या पूरा हमें फील्ड सैनिटाइज के लिए पूरा क्या पूरा प्रॉपर लेना है। अगर जब उसके बाद जब हम मल्चिंग पेपर का प्लानिंग करते हैं, मल्चिंग पेपर का प्लानिंग करने के बाद हमें देखो यहाँ डर्मोस्फोर के और बैकफ्लोरो जो है वो हमें प्रॉपरली फील्ड सैनिटाइज के लिए पेपर को होल जो है होल का प्लानिंग करने के पहले हमें डर्मस और फ्लोरो का ड्रिप द्वारा एप्लीकेशन कर लेना है। उसकी वजह से जो पूरा क्या पूरा जो फील्ड है हमें सैनिटाइज होने के लिए मदद करता है। प्रॉपर कितने पौधे हमारे 1 एकड़ में आप पूर्ण प्लानिंग कर रहे हैं उसका हिसाब है यहाँ। अगर हम यहाँ जो प्रॉपर बेड है, अगर बेड की दूरी 4 फीट रखते हैं, जो बेड है उस बेड की दूरी 4 फीट रखते हैं, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1.5 फीट का रखते हैं, 1 एकड़ में स्ट्रेट लाइन में हमें 7,260 इतने पौधे लगेंगे। और कुल मिला के एवरेज वेट देखा जाए एक प्लांट का तो हमें मिलेगा 5 kg। तो पूरा जो एवरेज है 1 एकड़ में, अगर हम इतना डिस्टेंस रखते हो तो 1 एकड़ में हमें मिलते हैं 35 टन इतना उत्पादन। वैसे ही यहाँ अलग अलग प्रकार के हैं। 4/2 में आपका जो है उसके हिसाब से हम आपके यहाँ प्लांटेशन जो प्रॉपर सीडलिंग्स है वो होंगे 5,400 400-450 तक रहेंगे। वैसे ही आगे ही है 5/1.5 फीट तक, वैसे ही 5/2 फीट तक, 6/1.5 फीट, 6/2 फीट तक। यहाँ पूरे की प्लांटेशन कितने हो गए और उतना उसका उत्पादन है वो कितना होगा। लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो तरबूज का जो उत्पादन है हमने पहले भी देखा है 35 या 40 टन तक हमें उत्पादन 1 एकड़ में मिलता है, और खरबूज का जो है 15 से 25 टन तक हमें 1 एकड़ में उत्पादन मिलता है।
आगे है किसान भाइयों, प्लांटेशन करते समय हर किसान को जो प्रश्न है पड़ता है कि हम प्लांटेशन बीज से करें या पौधों से। बीज से करें तो क्या फायदा होगा हमारा, पौधों से करें तो हमारा क्या फायदा होगा। देखो, अगर आप बीज से प्लानिंग कर रहे हो, बीज से प्लानिंग कर रहे हो, जब हमारे फ्रूट है, अगर आपने बीज से प्लानिंग किया, जब हमारे फ्रूट है वो हार्वेस्टिंग के लिए थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग के समय कई फलों की जो साइज है वो ज्यादा होती है, कई फल थोड़े बहुत छोटे होते हैं, एक समान हार्वेस्टिंग के लिए नहीं आता है। जब हम बीज से प्लांटेशन कर रहे हो और हम सीडलिंग से प्लांटेशन कर रहे हो तो हमारा जो पूरा प्लॉट है वो एक समान हार्वेस्टिंग के लिए, पूरा के पूरा एक समान हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है। तो इसीलिए हमें जो हमारे जो बीज है, जो नर्सरी में हम प्लानिंग के लिए सीडलिंग तैयार करने के लिए देते हैं, जो हम अगर बीज से प्लांटेशन कर रहे हो तो उसका खर्चा थोड़ा बहुत बच जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप प्लानिंग कर ही रहे हो तो आप पूरे प्रॉपर सीडलिंग्स तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्लांटेशन करें। उसका आगे का जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, कौन सी वैरायटी हमें प्रॉपर प्लानिंग के लिए करनी चाहिए। अगर आप अभी देख रहे हो तो मार्केट में जो प्रॉपर वैरायटी है वो है, एक है सिम्बा, दूसरी है मैक्स बीएसएफ कंपनी की, तीसरी है शुगर बेबी और चौथी है बाहुबली। ये जो वैरायटी है ये हाईली प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। ये मेनली 4-5 वैरायटी हमने यहाँ रखी है, लेकिन आपका जो लोकल क्लाइमेट है, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से आपको वैरायटी की प्लानिंग करना है सबसे पहले। दूसरी बात, मिट्टी के हिसाब से आपको वैरायटी की प्लानिंग करनी है। अगर जो मिट्टी है, आपने आपके मिट्टी में मान लो कि निमेटोड की संभावना है या निमेटोड आता है, तो आपको प्लानिंग करते समय निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी का प्लानिंग करना है। ये उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूं। वैसे ही आप अलग अलग प्रकार की वैरायटी क्लाइमेट के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो वैरायटी है ये तरबूज की है। वैसे ही आगे खरबूज की, खरबूज की जो अभी मार्केट में जो प्रचलित वैरायटियां है वो है कुंदन और दूसरी है पंजाब अमृत। ये जो वैरायटी है ये प्रचलित वैरायटी है, इसलिए हमने रखा है। ये हाईली प्रोडक्टिव वैरायटी है इसलिए दो। लेकिन आप खरबूज का भी प्लानिंग करते समय मिट्टी के हिसाब से और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से, आपके यहाँ जो लोकल वैरायटी मिलती है लेकिन उसका उत्पादन अच्छा है, वो वैरायटी का आप प्लानिंग कर सकते हो। पौधों के चयन करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लांटेशन से पहले कौन कौन से जो हमें सावधानियां बरतनी है वो हमने दी है। देखो, अगर आप पौधों का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको प्लानिंग करते समय स्थानिक नर्सरी, मतलब जो नर्सरी आपके जो फील्ड है, फील्ड से नजदीक है, उस नर्सरी को आपको जो सीडलिंग से तैयार करने के लिए देने हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो ट्रे का जो आकार, देखो ट्रे जो है वो कम ज्यादा साइज के रहते हैं, लेकिन जितना ट्रे बड़ा होगा, जितना ट्रे का जो साइज है वो बड़ी होगी, उतना ही रूट के लिए सरफेस एरिया है वो ज्यादा या अच्छा मिलेगा। इसलिए ट्रे की जो साइज है थोड़ी ज्यादा रखे। दूसरा मुद्दा है प्रमाणित बीज। हम जो सीड ले रहे हैं प्लांटेशन के लिए वो एक्चुअली सर्टिफाइड है या नहीं, ये भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो सर्टिफाइड सीड आपको यहां लेनी जरूरी है। आगे का जो मुद्दा है दोस्तों, प्लांटेशन करते समय जड़ों का उपचार। देखो, अगर हमारे नर्सरी में ही अगर हमारे सीडलिंग कोई फंगल से या इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है तो हमें वहां फफूंदी नाशक से, या कीट का इन्फेक्टेड है तो इंसेक्टिसाइड से हमें
वो पूरा का पूरा उस पौधों के ऊपर उपचार कर लेना जरूरी है। आगे है हार्डनिंग। देखो, जब हम किसी भी पौधे को तैयार कर रहे हैं नर्सरी में, तो उस पौधे को जो बाहरी क्लाइमेट है, बाहरी वातावरण है, उस वातावरण में स्टेबल रहने के लिए उस पौधों की हार्डनिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाहरी क्लाइमेट की स्टेबल रहने के लिए भी हम हार्डनिंग करते हैं। और मान लो कोई पौधे जर्मिनेशन के लिए आगे पीछे हो जाए, किस पौधों की साइज कम है, किसकी ज़्यादा है, तो वहाँ भी हम हार्डनिंग कर लेते हैं। मिट्टी की तैयारी है, हमने देखी ली। मिट्टी तैयार करते समय हमें पहले डीप प्लगिंग करना है। आप हर साल डीप प्लगिंग मत करिए। 3 वर्ष के बाद, या जरूरत है मिट्टी सख्त बन गई है, तो मिट्टी के हिसाब से हमें जो है प्लगिंग करनी है। बाद में उसके ऊपर रोटावेटर का इस्तेमाल करिए और बाद में बेड प्लानिंग करें। हमने वहाँ पीछे देखा ही है। प्लांटेशन करते समय जो हमारा सीडलिंग्स है, जो पौधा है, वो हमें प्रॉपर जो होल पेपर को हमने तैयार किया है उसके सेंटर को आना जरूरी है। अगर देखो ठंड में उस पौधे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी ज्यादा हुई तो जो पैदा है उस पौधों के जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर थोड़ी बहुत गर्मी के पेपर का जो रिफ्लेक्शन है उसका जो है उसके ऊपर हम देखेंगे करपे का या फंगल का इन्फेक्शन होता होगा, या स्ट्रेस में जो पत्तियां है वो आती होगी। इसलिए हमें प्लानिंग करते समय, इसलिए जो हमारा पौधा है पूरा के पूरा सेंटर को ही प्लान करना है। दोस्तों, ऐसी सावधानियां हमने देख ली। अब आगे है प्लांटेशन हो गया, तो पहली जो ड्रिचिंग है वो क्या करें। बुआई के बाद हमें मुख्य ड्रिचिंग जो पहली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने यहाँ अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस के हिसाब से हमने आगे का शेड्यूल प्लान किया है, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल के हिसाब से भी चलेंगे तभी भी आप तरबूज या खरबूज में अच्छे उत्पादन ले सकते हो। देखो, पहली जो ड्रिचिंग है वो हमने रखी है तीसरे दिन। उसमें हमने रखा है जेलोरा बीएसएफ कंपनी का, वो एकड़ के हिसाब से 80 मिली लीजिए। स्लेयर पो जो है वो 200 या 250 मिली तक भी आप ले सकते हैं। अगर इलिया ज़्यादा हो तो आप 250 मिली लें। अगर इलिया कम हो या लीफ माइनर का अगर इन्फेक्शन प्लांटेशन के बाद तुरंत दिख रहा हो तो आप 250 मिली तक भी ले सकते हैं। उसमें आप रूट फास्ट है वो 500 ग्राम आपको लेना है। ये जो है आपको तीसरे दिन ड्रिचिंग करनी है, लेकिन ड्रिचिंग करते समय जो पौधा है उस पौधों के पत्तियों के ऊपर ड्रिचिंग नहीं गिरनी चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। आगे की जो ड्रिचिंग है वो हमें करनी है जब हमारा जो पौधा है वो प्लांटेशन के बाद 6 दिन का हो जाए, तो हमें बाद में दूसरी ड्रिचिंग करनी है। उसमें आप 19-19-19 मैग्नीशियम सल्फेट और इंस्टाबियम का इस्तेमाल कीजिए। 19-19 आपको एकड़ के हिसाब से 2 kg तक लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg तक लीजिए, और जो इंस्टाबियन है वो 500 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। आप अगर 4000 या 4500 सीडलिंग्स आपके फील्ड में बैठ रहे हो तो 400 लीटर पानी में ये जो है पूरा के पूरा डालिए और पर प्लांट 50 मिली आप ड्रिचिंग करिए। वैसे ही मैंने पिछली ड्रिचिंग में बताया, कोई भी जो हमारा यो मिश्रित द्रावण है वो पौधों के पत्तियों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो उसकी स्क्रॉचिंग आती है और बाद में जो हमारा क्रॉप है वो स्ट्रेस में चला जाता है। आगे हमारी जो फसल है बेल या ग्रोथ कम से कम पत्तियों को 7 से 8 लीफ तक आ जाता है, और बाद में हमें 9वां दिन, मान लो 9वें दिन में 7 से 8 लीफ आ चुके हैं, तो हमें ड्रिचिंग में लेना है डॉक्टर बैक्टोज बैक्टोकीट 800 ग्राम और कार्बोमाइन 1 kg प्रति एकड़। अगर आपके फसल की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, अच्छी दिख रही है,
तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली ड्रिप से भी कर सकते हो। लेकिन पौधों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं दिख रही है तो आपको प्रति पौधों को ड्रिचिंग ही करना है, हाथ से ड्रिचिंग ही करना है। आगे का जो हमने जो रखा है, कैल्शियम जो है इस फसल में हमने देखा, दोनों भी फसल में कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा है, पोटैश और कैल्शियम की। इसलिए हमने 12 दिन तरबूज या खरबूज को 12 दिन जो हो जाए तब आपको एप्लीकेशन करना है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर पौधों की ग्रोथ अच्छी हो तो आपको तीन ही केजी लेना है। अगर पौधों की ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हो तो आप 3 केजी तक ले सकते हैं, या ग्रोथ हमें अच्छी चाहिए तो 5 केजी तक भी आप ले सकते हो। उसमें आप 13,045 जो 13,045 जो आता है वो आप 3 केजी है, प्लस उसमें आप जो है इंस्टा चिल ड्रिप, उसमें आप प्लस इंस्टा चिल बोरॉन 250 ग्राम इसमें ऐड कर लीजिए। कैल्शियम के साथ बोरॉन की जो वाहकता है वो अच्छी रहती है, इसलिए हर बार कैल्शियम में आपको बोरॉन का इस्तेमाल करना है। लेकिन देखो 250 ग्राम के ऊपर आपको बोरॉन का इस्तेमाल नहीं करना है। एक समय आप 250 ग्राम ही कीजिए, अगले समय फिर 250 ग्राम, लेकिन 250 ग्राम के ऊपर आपको बोरॉन का एप्लीकेशन नहीं करना है। आगे का जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो है पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के समय। देखो वहां हमने मिनिमम और मैक्सिमम डे रिकमेंडेशन किया है। अब आप देख लो, फसल 15 से 20 दिन के बीच आ चुकी है तो आपको उसमें लेना है ड्रिप के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से ड्रिप के द्वारा 5 kg 1261 उसमें आपको लेना है आर्थोसिल 500 मिली प्रति एकड़ और 1 लीटर इंस्टाबियन। इस एप्लीकेशन के बाद आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी, पत्तियों की साइज अच्छी मिलेगी, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो हमें ठंड में भी वेजिटेटिव ग्रोथ हमें अच्छी मिलेगी। आगे का जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो है 25 दिन में। 25 दिन में हमें फिर से कैल्शियम देना है, लेकिन कैल्शियम कौन सा देना है, जो हमारा हाइब्रिड कैल्शियम है वो आपको एकड़ के हिसाब से 2 kg प्रति एकड़, और उसमें आपको मैंने बोला था बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़। कैल्शियम का इस्तेमाल करते समय हमें बोरॉन लेना ही लेना है। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है वो 30 या 35 दिन में, उसमें आपको लेना है 11, 6, 22, 12, 11 और 0, 60, 20 और 1 लीटर लिग्नोफर्ट। ये जो हमारा है एप्लीकेशन, जब हमारी फसल में सेटिंग हो चुकी है, ये जो ड्यूरेशन है 30 से 35 दिन, हमारी फसल यहाँ सेटिंग स्टेज में है, इसलिए हमें फॉस्फोरस कैल्शियम हमने पिछले ही एप्लीकेशन में दिया, और यहाँ न्यूट्रिशन अपटेक के लिए लिग्नोफर्ट हमें देना है। आगे का जो है एप्लीकेशन, अब देखो 40 दिन के समय फसल हमारी फ्रूटिंग अवस्था में जाती है, साइज के लिए या साइज फलों की बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ हमें जो है विल्ट की समस्या बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाती है। हर मिट्टी में विल्ट की फसल की समस्या रहेगी ऐसा नहीं, जिन मिट्टी में आपको विल्ट की समस्या है वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। विल्ट की समस्या नहीं भी है, अगर जो कोई फंगल इन्फेक्शन दिख रहा हो तो हमें वहाँ ये जो ट्राइकोडर्मा जो हमने देखा है डर्मस फोरके, ये फोरके टेक्नोलॉजी है, स्पोर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो 500 ग्राम प्रति एकड़ और फ्लोरो 500 ग्राम प्रति एकड़, दोनों का भी एप्लीकेशन एक साथ करना है। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारी फसल 45 डेज की हो चुकी है, वहां हमें
05234 5 kg प्लस उसके साथ इंस्टाबियॉन ड्रिप के हिसाब से हमें 1 लीटर इंस्टाबियॉन हमें देना है। हमारी फसल 48 डेज की हो चुकी है। वापस हमें फंगल एक्टिविटी रोकने के लिए, जो हार्मफुल फंगस है उसको रोकने के लिए और न्यूट्रिशन की अपटेक अच्छा होने के लिए हमें डॉक्टर बैक्टोस बैक्टो किट और कार्बोमाइन हमें एकड़ के हिसाब से वापस देना है। वापस साइज के लिए अगर देख लो, तरबूज की फसल है, वहाँ कलर अच्छा आने के लिए, साइज अच्छी बनने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है। और जो खरबूज है, खरबूज के लिए नेट प्रॉपर तैयार होने के लिए इसी दिनों में नेट का प्रॉपर तैयार होता है। थोड़ा बहुत क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी समय हमारे खरबूज की खेती के ऊपर नेट प्रिपेयर होना चालू हो जाता है। वहाँ फिर से हमें कैल्शियम की मात्रा देनी है। हाइब्रिड कैल्शियो 2 kg और जो उसमें बोरान है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ड्रिप से देना है। देखो, फलों की साइज बढ़ने के लिए हमने एक एप्लीकेशन और रखा है। आपने जो हमारा पिछला एप्लीकेशन देखा है 05234, वो भी दे सकते हो, सिर्फ उसमें बोरोलामाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ऑक्साइड बेस बोरॉन है। या 0050 या 05234 दोनों में से कौन सा भी एक ही लेना है, एकड़ के हिसाब से 5 किलो तक। और उसमें बोरॉन 10% वाला जो ऑक्साइड बोरॉन है हमारा बोरोलामाइन 500 मिली तक लेना है। देखो, ये जो दोनों फसल है वो बहुत, अगर क्लाइमेट चेंज हो तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन प्रॉपर जो हमारी फसल की फिजियोलॉजी है वो ठंड में भी अच्छी रहे, इसलिए हमने एक एप्लीकेशन स्प्रे दिया है। दोस्तों, इस फसल को अगर उत्पादन आपको अच्छा लेना है तो ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़रूरत के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और खर्चा भी कम हो जाएगा। इसलिए अत्यधिक ठंड हो तो हमें 200 लीटर के हिसाब से ये 250 मिली अर्थोसिल, 500 मिली सीरोबी ग्रीन और हमें 200 ग्राम कॉम्बी उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हमारे प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, फोटोन सिंथेसिस एक्टिविटी है, वो ठंड में भी अच्छी रहेगी। आगे का जो एप्लीकेशन हमने रखा है वो है वायरस के लिए। देखो, अगर क्रॉप की फिजियोलॉजी ठंड के हिसाब से थोड़ी बहुत कम हो गई या क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारा पौधा है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हो गई और स्ट्रेस है, तो आपके पौधों के ऊपर हमें वायरस का इन्फेक्शन थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, 500 मिली वायरोबैन, 100 ग्राम या 200 ग्राम कॉम्बी, और आप यहाँ कौन सा भी कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मधुमक्खियों का पीरियड चालू है आपके फसल में, मान लो कि सेटिंग पीरियड चालू है, तो हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना है। यह एप्लीकेशन हमने वायरस के लिए रखा है। आगे का जो एप्लीकेशन है फूल आने के लिए, देखो, अगर हमारा जो पौधा है उस पौधों के ऊपर स्ट्रेसेबल सिचुएशन है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा हो तो वो पौधा आपको फूलों की संख्या बहुत ही कम देता है। अगर स्ट्रेसेबल क्लाइमेट है तो आपका जो पौधा है दोस्तों, वो जान लो मेल फ्लावर ज़्यादा देगा। मेल फ्लावर की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो आपका उत्पादन कम निकलेगा। इसलिए हमने फीमेल फ्लावर अच्छे से लगे, इसलिए देखो, फफूंदीनाशक आप कौन सा भी ले सकते हो, यहाँ थायोफेनाइट मिथाइल प्रोपिनेब ज़ाइनेब कौन सा भी फफूंदीनाशक आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा भी कंपनी का हो। लेकिन हमें यहाँ इंस्टाचिल कैल्शियम 200 ग्राम, इंस्टाचिल बोरॉन 100 ग्राम और 50 मिली क्रॉप टॉनिक आपको यहाँ लेना है। क्रॉप टॉनिक जो है फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए क्रॉप टॉनिक बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए आपको क्रॉप टॉनिक जो है वो 50 मिली आपको लेना है। आगे का जो स्प्रे है दोस्तों मधुमक्खियों के लिए है।
या मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खियों के बारे में हम जानने वाले हैं कि मधुमक्खियां इन दो फसलों में कितनी महत्वपूर्ण है। देखो, तरबूज और खरबूज, ये जो दोनों के दोनों फसल है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। हमें अगर प्रॉपर उत्पादन लेना है तो फ्लावरिंग स्टेज में मधुमक्खियां होनी बहुत ही जरूरी है। अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपकी मधुमक्खियां अच्छी होगी तो प्रॉपर पॉलिनेशन अच्छा होगा। अगर प्रॉपर पॉलिनेशन अच्छा होगा तो आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। देखो, पॉलिनेशन के लिए जो मधुमक्खियों का जो हमने लिखा है, पॉलिनेशन अगर प्रॉपर हो गया हो तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर फ्लावरिंग के दौरान आप सुबह सुबह आपके फील्ड में गए और मधुमक्खियां थोड़ी बहुत कम है तो आप आर्टिफिशियली मधुमक्खियों का जो आता है वो आपके फील्ड में रख सकते हो। या जो गुड़ है, गुड़ में आप गुड़ का पानी फील्ड में सुबह सुबह आप रखेंगे तो भी आपकी मधुमक्खियां आकर्षित होना चालू हो जाएगी। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में हमें मधुमक्खियां आपके फील्ड में रहनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर मधुमक्खियां कम है तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ स्प्रे लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मधुमक्खियां अच्छी होगी तो पॉलिनेशन अच्छा होगा, पॉलिनेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी के लिए 2 लीटर छाछ लेना है। 2 लीटर छाछ, 2 लीटर छाछ लेना है, 500 ग्राम गुड़ लेना है, 50 ग्राम हींग और 5 ग्राम दालचीनी 200 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है। सुबह सुबह या शाम के वक्त कीजिए, जब मधुमक्खियां थोड़ी बहुत हमारे फील्ड में दिख रही है तब आप इसका स्प्रे करिए। और मधुमक्खियों के लिए हमें प्लानिंग कर रहे हो, मधुमक्खियां थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही हो तो आप आर्टिफिशियली मधुमक्खियों का जो छत आता है वही रखिए। सिटिंग, हमने मधुमक्खियों का भी प्लानिंग कर लिया, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो स्ट्रेसेबल है। जो हमारा क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हो और हमारी जो सेटिंग है बहुत ही धीरे धीरे हो रही हो, तो हमें सेटिंग के लिए देखो, कौन सा भी फफूंदीनाशक आप यहाँ ले, अगर इन फसलों में जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो भी हमें ज़्यादा दिखता है तो आप यहाँ मिरियन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एमिस्टर टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इंस्टाचिल कैल्शियम का इस्तेमाल हमें ज़्यादा रखना है। उसके साथ 200 ग्राम, 100 ग्राम बोरान और साइज फास्ट 250 मिली आपको लेना है। ये सेटिंग के लिए स्प्रे है दोस्तों। आगे का जो स्प्रे है, हमने आकार, रंग और जो शुगर है वो अच्छा हमारे फलों में आने के लिए, तरबूज या खरबूज के लिए, दोनों के लिए भी हमने ये जो अगला वाला स्प्रे रखा है उसमें आपको लेना है 100 ग्राम केरोडो, 100 मिली बोरोलामाइन और साइज फास्ट 500 मिली। इस स्प्रे के इस्तेमाल से जो शुगर है, शुगर तो अच्छी आएगी लेकिन जो फलों का रंग है पूरा एक साथ रंग आने के लिए हमें मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे का महत्वपूर्ण है जो डिसीजेस। किसी भी फसल का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो हमें उस फसल में अलग अलग प्रकार के डिसीजेस देखने को मिलते हैं। मेनली जो हमने डिसीजेज जो रखे वो यहाँ है पाउडरी मिल्ड्यू और गमोसिस। देखो, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में आपकी फसल हो और आपके यहाँ फसल के ऊपर अगर पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन दिख रहा हो तो आपको 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से नैनोशील्ड का स्प्रे 1 या 2 बार कर ही लेना है। जो पाउडरी मिल्ड्यू है आपको नेचुरली कंट्रोल में आता दिखेगा। और जो गोमोसिस है दोस्तों, अगर फील्ड में इस प्रकार के गोमोसिस के सिम्टम्स दिख रहे हो तो आप, हमने जो देखा डर्मस और फ्लोरो, उसका इस्तेमाल आप ड्रिप से करेंगे तो भी ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा।
वैसे भी हर फसल में अलग अलग प्रकार के कीट वो भी रहते हैं। इन फसल में ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर और फल छेदक, इन प्रकार के जो कीट है हमें दिखाई देते हैं। सफ़ेद मक्खियों के लिए जो है दोस्तों, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में अगर आपको सफ़ेद मक्खी दिख रही है तो हाँ, आप एसिटामाप्राइड का इस्तेमाल करिए। लीफ माइनर है, लीफ माइनर के लिए आप आवासिन का इस्तेमाल करिए। और जो फल छेदक है, फल छेदक के लिए जो कंट्रोल टीआरएम है उसका भी आप इस्तेमाल करिए। लेकिन देखो, अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो आप केमिकल का स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना किए तो ही बेहतर है। अगर आप केमिकल का स्प्रे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की जो प्रॉब्लम है, मधुमक्खियाँ कम होगी और पॉलिनेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों, आज का सेशन यहाँ ही खत्म होता है। जिन किसान भाइयों को और जानकारी चाहिए तो आप आनंद क्रॉप गुरु, ये जो हमारा ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।